अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। शक्ल जानी पहचानी होनी चाहिए आपकी यार। कल का प्रोग्राम की इतनी इनपुट आई और मोहसिन मलिक प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन, भाइयों की तरह से है। ये आज से बात नहीं कर रहा, इनसे दोस्ती ज़रा पुरानी है। और जब मकबूजा कश्मीर जो रियासत भारत के कब्ज़े में है, आर्टिकल 370 जब वो लगाया था तो बाकायदा इनको अपॉइंट किया गया था जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से लॉयर कि ये केस जाकर लड़ेंगे भारतीय कोर्ट्स में। कई ख़त लिखे उनको, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, शायद डर गए थे या पता नहीं क्या वजह थी। आज हम बैठे हुए थे 3 इश्यूज़ पे बात करनी है। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो अपना वो ट्रायल चलाना चाहे वो फौत हो गया है और अभी अब क्या हो रहा है वो मैं उसको इंटरनेशनल एजेंडा समझता हूँ। और पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी नवाज़ शरीफ के चीज़ों पे। इब्तिदा में मैं कोई बात नहीं करनी, पहले मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से नसीम अशद शाह ने क्या कहा था वो सुन लीजिएगा। अपनी जब यानी नौकरी का मसला आता है तो तमाम जज साहिबान जो है वो इतने बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरियों को कुर्बान कर दे और इंसाफ करते रहे। जी आपने सुन ली। और तमहीद में बान रहा हूँ आपकी इजाज़त से मोहसिन मलिक साहब। थोड़ी सी तारीखी तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया, एक में आपको पता है 10 साल सज़ा हुई, एक में 7 साल सज़ा हुई। एवन फील्ड की आज भी मनी ट्रेल दस्तयाब नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, दस्तयाब नहीं है। दोनों जजमेंटें मैं सामने रख रहा हूँ। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहते हैं ना तनख्वाह अकामा पे, ओ भाई ये इशू अकामा मैं वैसे एक आम आदमी को समझाने के लिए बता दूँ, अकामा है क्या। अजहर सिद्दीक दुबई का वीज़ा लेना है ना, अगर तो अकामा लेना है तो या तो कारोबार शुरू करेगा या कोई कंपनी का मुलाजम होगा। तो कंपनी का मुलाजम होना है तो अकामा आपको मिलना है, तो फिर तनख्वाह लेनी है, तनख्वाह निकालनी है। और फिर ये इन अकाउंटों में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है मोहसिन मलिक साहब, इनमें अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। उस वक्त भी मैं बताऊं नवाज शरीफ का ट्रायल में कई जगह कंप्रोमाइज़ किया गया। ये आज मैं नहीं बात कर रहा हूं कि अगर चाहते नवाज शरीफ के केसेस में इतनी एविडेंस थी, और ये जो कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ को बाकायदा, ओ भाई उस वक्त के सबूत इतने हैं कि अगर सही तरह से किया होते तो ये हालात ना होते। बैकग्राउंड पे वो सारी जजमेंटें चल गई हैं। अब आगे चलने से कबल हाँ एक केस बड़ा ज़बरदस्त है, ये है मैं आपके सामने रखना लगा हूँ। ये वाला केस बड़ा अहम है। ये 2016 PTD 296 है। ये जो कहते हैं ना कि हम जद्दी पुश्ती अमीर थे, ये मियाँ शरीफ की इनकम टैक्स की रिटर्न है, वेल्थ स्टेटमेंट इनकम टैक्स की रिटर्न गई तो 9,36,311। कितने कह रहा हूँ? 9,36,300। मैं 9 करोड़ नहीं कह रहा ना, मैं 9 अरब कह रहा हूँ। यानी इनकी सैलरी इतनी, अब यानी जो भी कारोबार इतना था, इसमें एडिशन होगी 50 लाख। तो वो लड़ी, लंबी जंग लड़ी। ये 88-89 का असेसमेंट ईयर है और ये 6 जुलाई 2015 में जस्टिस आबिद अजीज़ शेख है, जस्टिस शाहिद करीम है। और इसमें पता क्या हुआ, ये देखें आप, 9,36,311। ये टोटल कोई तकरीबन 50 या 56,66,705 ये माइनस किया गया और आमदन 9,36,311 आ गई। अब इस बारे में जो बयान मैंने आपके सामने बताने हैं, यानी इसमें पता पूरी फैमिली है। मरियम कहती थी मेरी सेंट्रल लंदन का पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। फिर वो कहने लगे मरियम जो है ना बेनिफिशियल ओनर है, और वो कहने लगे हम यहाँ रहते थे, किराया आता था। एक बेटा कहने लगा, नवाज शरीफ आपको पता असेंबली में कहने लगा ये है वो असासी ऐसे क्या थे, वो कतरी खाते निकला। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने बताने की बात मकसद है एक, ये इतने सबूत होने के बावजूद पहले तो ये बताया ना मोहसिन मलिक साहब, जी बड़े मेहनती आदमी, आपने वहाँ पाकिस्तान क्यों छोड़ा? आपने पाकिस्तान सिर्फ मैंने नहीं छोड़ा, हाँ। कोई भी जो पाकिस्तानी है आज उसकी यही ख्वाहिश है मैं किसी तरीके से बाहर चला जाऊँ। हाँ। लोग तो अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेके बोट्स में जा रहे हैं और किसी तरह से वो छोड़ रहे हैं पाकिस्तान। बड़े अफसोस की बात है। जो टैलेंटेड लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो स्पेशली जो सिविल सोसाइटी है, जिसके पास भी थोड़े बहुत पैसे हैं, वो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूँ।
पाकिस्तान इसलिए छोड़ा कि आज मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा होता। आप यूके में क्यों बैठे? बस ये लाजवाब कर दिया मैंने, नहीं जाना। बड़ी मेहनत करते हो तुम यहाँ यार, मैं देख रहा हूँ तुम्हें यहाँ मेहनत करते हो, तुम्हारी लाइफ का जो स्टाइल है मैं देखता हूँ। अगर यही सारा कुछ नवाज शरीफ के साथ है, आज भी ये मनी ट्रेल नहीं है। जी जी, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं। जी जी। यूके में क्या होता है उसके साथ? यूके में बड़ा सिंपल सिस्टम है। यहाँ पे ये है कि जो ताकतवर है उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो उतना ही कमज़ोर है। जब वो अदालत में जाता है तो एक आम बंदे के लिए जो क्राइटेरिया है, जो रीज़नेबल डिफेंस है या जो रीज़नेबल स्टेटमेंट है, उसको अदालत कंसेशन दे देती है। लेकिन जो ताकतवर बंदा है, उसको जो अपनी कोई किसी पोजीशन में रह चुका है, जिसने पब्लिक ऑफिस होल्ड किए, उसके लिए कोई, मैंने नहीं देखा कि कोई उसमें हल्की सी भी कोई रियायत दी जाए। वो ये कहते हैं कि नहीं, वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू, और ज़्यादा नहीं। उसका मैंने देखा है कि हर स्टेटमेंट, हर डिफेंस जो है रिजेक्ट हुए। नंबर 1, अगर ये होते यूके में, यहाँ पे है नेशनल क्राइम एजेंसी, उनका काम ये है कि यहाँ पे बड़े केसेस हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है मैं एग्जांपल दूँ, कि एक बंदा है जब उसकी करप्शन या कोई अनलॉफुल एक्टिविटी, चाहे उसने कारोबार में की है कोई चीज़, जैसे एक फार्मेसी है उसमें कोई इलीगल ड्रग आ गई है, दो कि उसका लीगल है बिजनेस, उसकी फ्रेंचाइज हैं और सारा सिलसिला चला है, लेकिन एक उसने जो है उसमें अनलॉफुल काम किए। अब होगा क्या उसका कि उसमें सबसे पहले उसके सारे एसेट, सारे बैंक अकाउंट, हर चीज़ फ्रीज हो जाएगी। उसकी अगर 50 प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी प्रॉपर्टीज़, उसके सारे बैंक अकाउंट्स, उसका सारा पैसा, वो अगर वो सोर्स एक्सप्लेन ना कर पाए फिर अनएक्सप्लेन, लाइक नहीं, अगर वो प्रूव हो जाए कि इसने क्रिमिनल एक्टिविटी की, तो नहीं, अगर इस तरह मैं यूँ लेता हूँ कि वो साबित ना कर सके ये पैसा कैसे, अनएक्सप्लेन, यस ऑफ कोर्स, उसकी वो सारा चीज़ हो जाता है। वो जो प्रॉपर्टी है, वो एसेट है, वो गवर्नमेंट ले लेगी, वो बेच दिए जाएंगे, और किसी न किसी पब्लिक की वेलफेयर में, किसी पुल बनाने में, किसी को रोड बनाने में। मैं और बात बताऊँ, एक मैं और चीज़ इम्प्रेस हुई यहाँ मैंने यार, झूठ थोड़ा बहुत तो नज़र आया, लेकिन क्या जो आपका पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है या सियासतदान है, उसके पैरामीटर कुछ ज़्यादा सख्त नहीं है? उसको बहुत ज़्यादा ज़रूर से ईमानदार, जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है ना, और स्पेशली उसमें कंट्रीज़ हैं, जैसे नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, कुछ और कंट्रीज़ हैं, तो जो यहाँ पे जो लॉयर्स हैं, जो उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जो पॉलिटिकल एक्सपोज्ड है तो रेड लाइट ऑन हो जाती है। फिर अगर कंट्री है पाकिस्तान तो फिर दूसरी रेड लाइट ऑन हो जाएगी। तो यानी जो चेक्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। और बात कर मनी लॉन्ड्रिंग को रखें, मुझे ये बताइएगा, इस तरह का झूठ यहाँ पर अगर एक बंदा को बोले तो आपके पार्लियामेंट धक्के निकालती हैं उसको, क्या करती हैं उसका? सर उसको वो तो हिल गो टू प्रिजन, उसको वो जेल चला जाएगा, आपको नजर ही नहीं आएगा, उसके एसेट यूं जाएंगे खत्म, हर चीज़ फिनिश। ये बोरिस जॉनसन के साथ ऐसा क्या हुआ? उसने तो कोई यार ऐसे करप्शन नहीं देखी, क्या हुआ क्या था उसमें? सर यहाँ पे जो एक है ना, जो मोरल लेवल वो बहुत हाई है। आपको सोसाइटल वैल्यू की बात करना चाह रहे हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि कोर्ट केस हो रहा होता है और उसके दौरान फ़र्ज़ करें यहाँ कितने झूठ हैं, कितने झूठ है, आपने अभी जिक्र किए, बड़े मैंने जिक्र किए। एक झूठ अगर जज के सामने आ जाए, लेकिन बहुत अच्छा केस हो, बहुत सॉलिड एविडेंस हो, अच्छा, एक झूठ अगर जज के सामने आ जाए तो मैंने देखा है कि जज रिलैक्स हो जाता है। और जो मेरा तजर्बा है वो एक छोटा सा डी लिख देता है एक साइड पे, उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है उस बंडल में, उस एविडेंस में, उस प्रोसीडिंग्स में। उसने डिसमिस करना होता है कि इस बंदे ने झूठ बोला। अच्छा, मैं यहाँ एक और बात ज़्यादा चलूँ, इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है ना ये जो तोशा खाना वाला जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपके सामने रखते हैं, आपको पता भी है। एक जायदाद जो है वो हसन हुसैन की, ये जो प्रॉपर्टी है हाइड पार्क के कॉन्टेक्स्ट में, वो प्रॉपर्टी कोई ना 38 अरब की ख़रीदता है या कोई 30 अरब की ख़रीदता है। उस वक्त 30 अरब की वो ख़रीदता है तो मार्केट में उसका वैल्यू थी 38 अरब की, और ये 50 अरब में बेचता है। सर ये देखें, हसन हुसैन है ना, मैं कहता हूँ यूके में उसको कोई मिनिमम वेज की जॉब नहीं दे सकता, जो उसका लेवल है, जो इंटेलेक्चुअल उसका लेवल है। जो आप हसन हुसैन इतना किधर से कॉम्पिटेंट आ गया कि वो अरबों का बिज़नेस कर रहा है, अरबों की प्रॉपर्टीज़ ले रहा है। आप कमाल बात करते हैं, ये तो अंधे को भी नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ जायदादें बहुत सी हैं, मुझे ये बताइएगा आप, ये जुल्म नहीं है सिर्फ 1-2 प्रॉपर्टीज़ उठाकर नवाज शरीफ की, बाकी इतनी जायदादें हम देख रहे हैं यहाँ, ट्विन टावर और पता नहीं क्या क्या जायदादें हैं।
यार मैं ऐसे ही सवाल पूछने लगा मैं आपसे, तो यहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी क्या खामोश बैठी हुई है? मान लिया पाकिस्तान से पैसा लूट के आया है, ये क्या चक्कर है? तो देखें, ब्रिटिश ने आपको रूल किया, वहाँ पे रूल करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जो आज भी वहाँ पे चल रहा है आपके कंट्री में। सिर्फ आवाम को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें गुलाम बनाने के लिए, उनके लिए उन्होंने आप यानी दोहरा निज़ाम है। दोहरा निज़ाम है ना। और देखें, बात सुने, ये गलत नहीं है, इस पर आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उनका अपना कंट्री देखें, अपने कंट्री के साथ हर नेशन मुखलिस होती है, लेकिन हमारे कंट्री में मीर जाफर की कमी नहीं है। अच्छा, यही बात आप करते हुए आप चाइना में वही निज़ाम आपको दे दिया, वही निज़ाम चल रहा है, गुलामी वहीं पे है, वहीं पे खड़े हैं, वहीं पे आप खड़े हैं आज भी। यानी 70 साल हो गए। हमें ये बताया जा रहा है कि जनाब वो यही जो ना ये रेड कारपेट बिछ गया, आप अंदाज़ा लगाएं, मुजरम था, सजा याफ्ता था, जेल काट रहा था, यहाँ आया 4 हफ्तों के लिए, इस सिस्टम में बैठ गया, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गया 4 हफ्ते, 4 साल, और रेड कारपेट बिछ गया, उसको लेकर गए, ज़मानत भी दे दी गई। फिर वो कमाल है, सिस्टम बिछ गया। क्या कहोगे पाकिस्तानी अदालतों पे? क्या अदालतों का तो अदर साहब कसूर नहीं है। अदालतें जब आपके ऊपर एक मुखलिस लीडर आके बैठेगा ना, तो इदारों को वो उसकी कोशिश होगी, डर और खौफ होगा, और उसको पता होगा, और फिर अदालतों में भी इंसाफ होगा। लेकिन आप ये देखें कि ये पूरा सिस्टम, आप किसी इदारे में चले जाएं, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। वहाँ पे रिश्वत, करप्शन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये उन्होंने सारा कुछ इसलिए बनाया है कि हम पे रूल करें, आपका मकसद है? चूँकि टाइम हमारा ज़्यादा हो जाना है, प्रोग्राम फिर कल भी काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो गया था, लेकिन लोगों की दिलचस्पी बहुत थी। सर आप ये देखें, नई गाड़ियाँ नहीं दी गई वहाँ पे, वही कमिश्नर नहीं बैठा, वही डीसी नहीं बैठा। यार उनकी क्या दुम है और हमारी दुम नहीं है। अब हम यहाँ तो मैं कई जजों को मिला, वो साइकिल पे जा रहे हैं यार, वो क्या चक्कर है यार? आप ये देख लें, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनका क्या काम है कि वो बंदा, मैं देख रहा हूँ तस्वीरें, कोई कब्रिस्तान भी जा रहा है तो आगे आगे रेड कारपेट चल रहा है, रेड कारपेट। यार तुम लोग इसलिए आए हो, ये तुम लोग इलेक्शन कर, जिस काम के लिए आए हो वो तो कर नहीं रहे और जा रहे हो। आप ये देखें, आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ कि आपने देखा होगा कि आपके जो चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो बड़े एक्टिव रहते थे। वो जाके उंगली यूं हिला के मैं इसको सस्पेंड कर दूँ, इसको, और खुदा के बंदे थाने ठेकों में दिए हुए, रेवेन्यू सारा कलेक्ट कर रही है पुलिस, वो रेवेन्यू जो है किसकी जेब में जा रहा है? वो तो इन्हीं की जेब में जा रहा है। तुझे ड्रामा आवाम के लिए कर रहे हो कि इसको सस्पेंड कर दो, यार तुम्हारा काम ही नहीं है। इधर कभी देखे आपने कि जाके प्राइम मिनिस्टर का काम तो नहीं है ना, पुलिस के ऊपर आप एक ऑनेस्ट बंदा बिठाएंगे, उनका जो इंस्पेक्टर जनरल होगा, उसका काम है कि भाई ये जो पुलिस है नीचे तक, इसको क्लीन होना चाहिए, आवाम की खिदमत के लिए होना चाहिए। अच्छा, दूसरी मैंने एक और बात देखी, मैं यहाँ मैंने पार्लियामेंट का रोल नहीं देखा, ना पुलिस का, ना सड़कों का, ना म्यूनसिपैलिटी का, ना डॉक्टरों का, ना मैंने वो ये कामयाबी की शायद यही को वजह नहीं है कि वो जो नेशनल लेवल पे है, नहीं हमारे यहाँ इमरान खान इतना बड़ा लीडर आया, हम उनसे तवक्को करेंगे ना, सड़कें बनाए, मोटरवे, हमारे यहाँ तो ये काम है। क्या यहाँ पर यही काम है आपकी पार्लियामेंट का? देखें जी, पार्लियामेंट जो है ना, वो एक किस्म का दिमाग होता है कंट्री का। उनका ये काम नहीं है। उनका ये काम है कि उन्होंने जो साथ साथ जो लॉज हैं वो बना देते हैं, उसके बाद जो कोर्ट्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी इदारे गलतियाँ करते हैं, यहाँ पे भी गलत बंदे बीच में आते हैं, लेकिन इतनी सख्त सज़ा दी जाती है ना, कौन देता है? पार्लियामेंट तो नहीं देती है, जज देता है। और वो अदर साहब जिस जज के सामने चले जाए, अगर मैंने यहाँ पे ट्रायल जो है वो अगेंस्ट जो लोकल काउंसिल्स हैं, इनके ऑफिसर बड़े टाई सूट लगा के आए, लेकिन जब क्रॉस एग्जामिन किया उन्हें कि यार तुम्हारी ड्यूटी थी पब्लिक को, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, पब्लिक ड्यूटी की तरफ बात लाइक तुमने किया, उस वक्त उन्हें पता चलता है कि हम किधर फंस गए हैं। और उस वक्त मैंने जज को देखा है कि वो किस तरह से उनको देखते हैं, और फिर जो जज डिसीजन देता है उनके अगेंस्ट। इसी तरह से पुलिस ऑफिसर जब आता है तो कहते हैं जी पुलिस ऑफिसर्स की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, पहले तो एक्सप्लेन किया जाता है क्या ये ड्यूटीज़ हैं, वो कहता है जी बिल्कुल हैं। क्या जी आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, फिर आपने ये काम किया, क्या ये गुड प्रैक्टिस है, बैड, फिर वहाँ खामोश हो जाता है बैड प्रैक्टिस, फिर आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो उसकी एविडेंस तो फिर उधर से वो क्या कहते हैं कि बढ़ गई ना। अब आखिरी मामले की तरफ चलते हैं। मैं चूँकि लॉयर्स मूवमेंट में शात रहा हूँ, मैं उस वक्त से बात कर रहा हूँ कि लॉयर्स मूवमेंट के 2 मकासद थे। एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाना था कि जिसने बहुत पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, और उसके सिरे में उनको फंसा दिया गया 3 नवंबर के जनाब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन आपने जजेस की ओथ ले लिए, अकेले ही आदमी को,
और ये मैं एजेंडा लफ्ज़ कह रहा हूँ, एजेंडा, और उस एजेंडे को फुलफिल कर, वो एजेंडा पूरा नहीं हो सका। जजेस भर्ती करने थे उस वक्त, साथ क्या करने थे, 2007 में लॉ में जजेस निकाले गए और 2009 में निकाले गए और जजेस के 105 के करीब जजेस भर्ती किए गए। और आज आप देख रहे हैं दोहरा निज़ाम। आपने रिसेंट केस तो देख ही लिया है, इलेक्शन वाला। आप तो सारी रात मेरी जान खाते रहे, कहते रहे कि ये क्या, कहाँ गया आइन, लिखा हुआ 90 दिन 60 दिन, कोई आइन टूट के रह गया, किसी ने पूछा तक नहीं है। एकदम आते ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ का केस भी लगा लिया इन्होंने। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का केस मैंने नीचे ट्रायल, मैंने लाहौर हाई कोर्ट में किया था कि दायरा इख्तियार नहीं है, गलत किया। मैंने फाइलें देखी हैं कि जिसमें नवाज शरीफ की ज़ाती इंटरेस्ट, और मैंने ये भी देखा है कि पीछे कोई और गैबी कुव्वतें थी जो सारे, यानी मैं ये नहीं कि मैं कोई डिक्टेटर की सपोर्ट कर रहा था, ये मैं बता दूँ आपको, मैं ये सब मैं देख रहा था कि ये पीछे को, मैं लॉयड मूवमेंट था, मैंने वो सारी चीज़ें फिर रिकॉर्ड पर सारा देख कर, और एकदम वो केस लग गया है 10 नवंबर को। सर देखें, इस तरह नहीं होता। अगर आपने केस लगाने में इसके हक में वो लगने चाहिए, लेकिन वो पीछे से स्टार्ट होना चाहिए और सारी सफाई होनी चाहिए। और वो जियाउल्लाह का नाम लिया, मैं अपनी जबरदस्त बता रहा हूँ, जियाउल्लाह डिक्टेटर का नाम लो भैया, आपके आइन में बैठ के नाम लिखा हुआ है, आपकी पार्लियामेंट में जिला बख्शिश, यानी जितने मार्शल आए आपकी पार्लियामेंट में, उनको ऐसी क्लीन चिट दे दी, वो करना है तो वो करो ना साथ। लेकिन ये जो बैठ के, और अब वो वैसे भी बंदा यहाँ रहा नहीं है, क्या कहेंगे, यानी नाउमीदी सी है कि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पे या सिस्टम पे, क्या कहोगे आप इस पर? सर इस वक्त दिस इज़ हाइट ऑफ समथिंग। नाउमीदी तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें मैं आपको एक छोटी सी एक चीज़ रिमाइंड करवा दूं कि लोग अक्सर पूछते हैं उस्तादा तक के मसला जी। अब आम आवाम जो है वो समझ ही नहीं सक रही कि क्या मसला है। अब उस्तादों को आप ये देखें कि एक बच्चा है, गरीब का बच्चा है, वो गवर्नमेंट के स्कूल में अगर जाता भी है, पता नहीं वो कितना पेट काटते हैं। अक्सर तो ये है कि वो उन्होंने होटल में छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया, चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के पास पैसा नहीं है। आप जब उनको प्राइवेट कर देते हैं, यार ये केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है। आप क्या चाहते हैं, आप देखें ना, बड़ी ना कौम आगे कोई के हम जैसा कोई ब्लडी सिविलियन जो है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ पढ़ा के अपनी जान बचा के तो इंग्लैंड तक आ गया है, और पाकिस्तान में अपना रेवेन्यू भेज रहा है, या कोई बिज़नेस या कोई जॉब्स क्रिएट कर रहा है ताकि कंट्री का कोई बेनिफिट हो जाए। आप हमसे वो फैसिलिटी भी छीन रहे हैं, आप हमसे शऊर छीन रहे हैं। आप क्या बच्चों को क्या करें? ये इसलिए कि कल को ये देख के कहें कि ये देखो यार, ये तो जाहिल जानवर, ये तो हैं ही ऐसे हैं। अच्छा, आप ये इससे बड़ा जुल्म हो सकता है। हमारा बड़ा लंबा हो जाना है, काफ़ी पहले वक्त गुजर गया, सख्त बातें हैं, लेकिन क्या करें, मैं क्या कहूँ, ये हर कोई पूछ रहा है यहाँ पर। इतना तो कहना कि ये उस्तादों का मसला नहीं है, ये आपकी कौम का मसला है, ये बच्चों का मसला है। ये जो मसला छेड़ा ना, ये मुझसे ने बहुत, ये इस पर एक अलग प्रोग्राम बनता है। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर अगर यूएनओ की तरफ से ना, अक़वाम मुत्तहिदा ने, उन्होंने कहा मुफ्त तालीम दे। हमारे यहाँ भी आर्टिकल 25 आया, ये 18वीं तरमीम। आप अंदाज़ा जितने सियासतदान आए, जो भी कुछ आए, कोशिश, इमरान खान साहब ने कोशिश की इस हवाले से, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा उस निज़ाम तालीम को हाईजैक कर लिया। यानी ये जो निगरान हुकूमतें यहाँ कर बैठी हैं, एक एजेंडे के तहत बैठी हैं कि पाकिस्तान को सप्रेस कैसे करना है, तालीम से दूर कैसे करना है। इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया, पूरी दुनिया तालीम के शोबे में वहाँ निकल गई है, और हम आज तक वहीं के वहीं। हमने भी कोशिश की, हमने स्कूलों और कॉलेजों को इंडस्ट्री बना दिया, यानी तालीम का कोई म्यार रहने नहीं दिया, और उस तरफ ये सारे मामलात लेकर चल रहे हैं। आखिर में वो जस्टिस काजी फायज़ी साहब ने कहा कि जी वो मीडिया पे बात ही ना करो यार, कुछ चुप करके घर बैठ जाओ, गलत हो रहा है या सही हो रहा है, आइन टूट रहा है, टूटने दो, और वो नज़रिया ज़रूरत जो है वो ज़िंदा कर दिया यार। काजी फायज़ी साहब को मैं तो कहूँगा कि एक्शन लेना चाहिए। उनकी कितनी ज़िंदगी रह गई होगी, कोई ऐसा काम कर जाएं। आखिर हर बंदे ने मर जाना है। आप उम्र देखें अदर साहब, आपके पास, मेरे पास कितने 20 साल होंगे, ज़्यादा कोई पता नहीं, कम ही हो, 10 साल ही हो। आप ये देखें, उन्हें इतनी इज़्ज़त मिली है, उनको उनके हाथ में इतना इख्तियार है, और ये चीज़ें जिनका हमें दुख है, इन लोगों को क्यों नहीं होता? काजी ईसा साहब को क्यों नहीं परेशानी कि ये बच्चों के से अगर स्कूल छीन लिए गए तो सिर्फ इसलिए वोट का हक छीन लिया? यार मुझे ये बताओ, वोट का हक छीन लिया ना, यानी अब इमरान खान साहब की इतनी बड़ी फॉलोइंग है, और एक नया काम शुरू हो गया है। जैसे असद कैसर को उठाया,
फवाद चौधरी का किसी और कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो भी खुल के ये नज़र नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उन्हें ये नज़र आ रहा है कि जो मीडिया तारीफ़ें क्यों नहीं कर रहा, यार तारीफ़ें कैसे करें। इमरान खान है या वो अपना सदर आरिफ अलवी ने उनके बारे में ज़ाती अनाद की बातें हो रही हैं। ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट वाली चल, मीडिया तो पहले भी इतना बुरा रोल है उनका, उनको मज़ीद आप क्या बंद कर रहे हैं, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बेचारे वैसे ही कोई उसमें प्रोग्राम हमारा काफ़ी लंबा हो गया है। हाँ, बातें बड़ी सख्त हैं, और अगर मैं लंदन रहा, लेकिन हो सकता है कल वापस जाना हो जाए मेरा, तो कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें, एक आध प्रोग्राम ज़रूर हो, लेकिन मोहसिन के साथ प्रोग्राम करने का ये फ़ायदा, फिल बदी बोलता है और साफ बातें कर रहा है आपके फ्रॉम द सोल ऑफ माई हार्ट, ही इज़ अ ट्रू पैट्रियट पाकिस्तानी। ये नहीं है कि पाकिस्तान से प्यार इसका ख़त्म हो गया है, दिल कुटता है लेकिन रखता नहीं है अंदर। और वही बात है, कूफे वालों का सबसे बड़ा क्या जुल्म था, खामोश रहे। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।